अरे तो आ गया। कैसे हो? आई होप कि तुम सब बहुत बढ़िया होगे और तुम्हारी पढ़ाई भी एकदम फर्स्ट क्लास चल रही होगी। और आपको आपकी पढ़ाई में हेल्प करने के लिए वी आर बैक विद आवर न्यू लेक्चर ऑफ सीएमए फाउंडेशन पेपर नंबर 1 स्टडी नोट नंबर 9, जो कि बात करता है हमारा मैनेजमेंट प्रोसेस के बारे में। और मैनेजमेंट प्रोसेस में आज जो हम टॉपिक देखने वाले वो है आपके सामने आपकी स्क्रीन के ऊपर, दैट इज कोऑर्डिनेशन। और इसी के साथ साथ आज हम डायरेक्टिंग का भी टॉपिक लेने वाले हैं। इन शॉर्ट जो आपका मैनेजमेंट प्रोसेस था वो आज पूरा कंप्लीट होने वाला है। ये है आपका पार्ट नंबर 8। इसके पहले ऑलरेडी हमने 7 पार्ट जो है अपलोड करके रख दिए हैं। चैनल में जाना, प्लेलिस्ट सेक्शन में, वहां पे सीएमए फाउंडेशन मैनेजमेंट की आपको एक प्लेलिस्ट दिख जाएगी। वहां आपको सारे 7 पार्ट्स लाइन से यहाँ पे मिल जाएंगे, तो वो भी देखना बिल्कुल मत भूलना। क्लियर है? हाँ जी सर क्लियर है। इसके बाद और कौन से चैप्टर के ऊपर आपको लेक्चर्स चाहिए कमेंट सेक्शन में बता देना। और साथ ही साथ आप हमसे हमारे इंस्टाग्राम पे भी कनेक्ट हो सकते हैं बाय सर्चिंग ज्ञानी_academy। क्लियर हो गया? हाँ जी सर क्लियर हो गया। तो इधर उधर की बातें बहुत हो गई, शुरू करते हैं अपना काम। जय श्री राम। ओके तो आज जो अपन पहला टॉपिक देखने वाले हैं वो है कोऑर्डिनेशन का। ठीक है, ये रहा आपका टॉपिक 9.13 कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन क्या है इसको समझते हैं सबसे पहले। तो कोऑर्डिनेशन मतलब क्या? कोई भी काम को प्रॉपरली फॉर्म से करना, कोऑर्डिनेट करके करना। एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में, एक किसी भी कंपनी में हमको पता है बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं, बहुत सारी अलग अलग एक्टिविटीज होती हैं, बट सारे अलग अलग डिपार्टमेंट या जितनी भी प्रकार की एक्टिविटीज होती है सबका एक मेन एम होता है जो ऑर्गेनाइजेशन का गोल होता है। ठीक है, जो कौन सेट करते हैं? टॉप लेवल वाले, मैनेजमेंट वाले सेट करते हैं। क्लियर हो गया? अब मान लो किसी भी कंपनी का, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का गोल है कि उनको इस बार जो उनका प्रोडक्शन है वो पिछले बार से 10 गुना ज्यादा इंप्रूव करना है। ठीक है, अभी तक अगर वो मान लो 1 लाख यूनिट्स बना रहे थे, अब उनको 10 लाख यूनिट इस साल में मैन्युफैक्चर करना है, बनाना है। क्लियर हो गया? तो ये क्या हो गया? एक टारगेट हो गया। अब ये जो बड़ा टारगेट है इसमें जितनी भी एक्टिविटीज निकलेंगी सब अलग अलग डिपार्टमेंट्स में डिवाइड होंगी और सब डिपार्टमेंट्स अपने अपने हिसाब से काम करेंगे। गलती जो है यहीं पे आ जाती है कि सारे डिपार्टमेंट अपने अपने अगर हिसाब से काम करेंगे तो जो ऑर्गेनाइजेशन का गोल है वो कहीं ना कहीं पीछे छूट जाएगा। ठीक है, जो किसी भी कंपनी का गोल है वो मेन पीछे छूट जाएगा अगर सारे डिपार्टमेंट जो है अपने अपने हिसाब से काम करेंगे। क्योंकि हमको डिपार्टमेंट का गोल फुलफिल नहीं करना है, हमको कंपनी का, हमारी ऑर्गेनाइजेशन का गोल फुलफिल करना है। और ऑर्गेनाइजेशन का गोल तभी फुलफिल होगा जब सारे डिपार्टमेंट, हर एक इंडिविजुअल डिपार्टमेंट एक प्रॉपर, एक यूनिफाइड डायरेक्शन में काम करेंगे। ठीक है, एक प्रॉपर यूनिफाइड डायरेक्शन में काम करेंगे और उस यूनिफाइड डायरेक्शन में काम करने के लिए उनके आपस के बीच में एक बहुत तगड़ी यूनिटी, अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। और इसी यूनिटी अंडरस्टैंडिंग को हम क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेट। ठीक है, एक प्रॉपर कोऑर्डिनेशन होना चाहिए एक डिपार्टमेंट का दूसरे डिपार्टमेंट के साथ, ताकि इन दोनों के जो एफर्ट्स हैं वो सेम डायरेक्शन में जाए। कौन से डायरेक्शन में? जो हमारे गोल है ऑर्गेनाइजेशन का, उस डायरेक्शन में जब भी दो डिपार्टमेंट या जितने भी डिपार्टमेंट है किसी कंपनी में वो जाएंगे, तब जाके हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन का टारगेट है वो अचीव होगा। और इसको अचीव करने के लिए हमको सारे डिपार्टमेंट, सारे एम्प्लॉइज, सारी एक्टिविटीज के बीच में एक ही सिंगल चीज की जरूरत है जो कि है कोऑर्डिनेशन। तो कोऑर्डिनेशन वो धागा है, वो थ्रेड है जो जितने भी डिपार्टमेंट्स है, जितनी भी टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज है ऑर्गेनाइजेशन में, जिसको बांध के रखता है। और अगर ये धागा कहीं से भी टूटा तो पूरी ऑर्गेनाइजेशन क्या हो जाएगी? बिखर जाएगी। तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, होता है कोऑर्डिनेशन किसी भी कंपनी को रन करने के लिए, सक्सेसफुल बनाने के लिए। आई होप ये कितना इंपॉर्टेंट है कोऑर्डिनेशन मेंटेन करना आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। टेक्स्ट पढ़ लेते हैं और ज्यादा क्लैरिटी हमको यहाँ पे आ जाएगी। तो पढ़ते हैं। कोऑर्डिनेशन इज द प्रोसेस, ये एक प्रोसेस है वेयर बाय एन एग्जीक्यूटिव डेवलप्स an orderly pattern of group effort among his subordinates and secures unity of action in the pursuit of कॉमन पर्पस। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन का कॉमन पर्पस है अपने जो मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है उसको 10 गुना बढ़ाना। ये हमारा क्या हो गया? कॉमन पर्पस हो गया। ठीक है, जो जो कीवर्ड्स हैं एक बार मैं आपको ये बॉक्स बना देता हूं। कॉमन पर्पस, कॉमन पर्पस क्या है हमारी ऑर्गेनाइजेशन का? हमारे एग्जांपल में 10 गुना मैन्युफैक्चर करना है। ठीक है, अब ये 10 गुना मैन्युफैक्चर कैसे होगा? तो उसके लिए हमको लगाने पड़ेंगे ग्रुप एफर्ट्स। ठीक है, अब वो ग्रुप में कौन आएगा? तो भैया सुपीरियर भी आएगा, सबऑर्डिनेट भी आएगा। ग्रुप एफर्ट्स एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में होने चाहिए, उनमें यूनिटी होनी चाहिए, प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। ठीक है, और ये एक ऑर्डरली पैटर्न में काम करना चाहिए, तभी जाके कोऑर्डिनेशन मेंटेन होगा। ठीक है, जो हम बात कर रहे थे इतनी देर से, जो मैं आपको समझा रहा था कि ग्रुप का, एक किसी ऑर्गेनाइजेशन का टारगेट अचीव करना है तो जितने भी डिपार्टमेंट्स है, जब तक उनमें यूनिटी नहीं होगी, जब तक उनके बीच में प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, वो एक डायरेक्शन में काम नहीं करेंगे, तब तक ऑर्गेनाइजेशन का गोल जो है वो फुलफिल नहीं होगा। उसी को इंग्लिश में आगे पीछे करके सारे इंपॉर्टेंट वर्ड्स आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। ठीक है, कोऑर्डिनेशन की हमारी डेफिनेशन में। अब आगे देखते हैं और क्या यहाँ पे बोल रहे हैं। तो कोऑर्डिनेशन is the effort to ensure a smooth interplay of function and forces of all different components parts of an organization so that it is the purpose to be realized with a minimum of friction and maximum of collaborative effectiveness. It makes diverse element and subsystem of an organization to work harmoniously towards the realization of common objective. ऑर्गेनाइजेशन का, कंपनी का जो कॉमन ऑब्जेक्टिव है उसको फुलफिल करने के लिए जितनी भी डाइवर्स एक्टिविटी है सबके बीच में यूनिटी होनी चाहिए, ताकि वो एक डायरेक्शन में काम करे, जिससे एक का फायदा दूसरे को भी और जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन का अल्टीमेट गोल है वो अचीव हो जाए। यही है कोऑर्डिनेशन।
नेक्स्ट आगे क्या बोल रहा है, कोऑर्डिनेशन इज अ सेंसिबल एंड बैलेंस प्रोजेक्ट ऑफ पुलिंग टुगेदर द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, यूनिफाइंग देम इनटू ए टीम, अचीविंग प्रीडोमिनेंट गोल्स इन एन इफेक्टिव मैनर। वही सेम चीज अगेन दूसरे दूसरे वर्ड्स को यूज करते हुए आगे है डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू बाबा हेनरी फ्यूल। इन्होंने भी कोऑर्डिनेशन क्या है, सेम वही चीज यहाँ पे बता के रखी है, हार्मनी लेके आनी है वर्क में, जिससे ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल है भैया वो अचीव हो सके, वर्क शेड्यूल प्रॉपर बनाना है। वीडियो पॉज करके पढ़ लेना, सेम चीज है, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। नीचे देखते हैं क्या लिखा है रेड से इंपॉर्टेंट में, नीचे लिखा है कोऑर्डिनेशन इज द ऑर्डरली सिंक्रोनाइजेशन ऑफ एफर्ट्स ऑफ द सबऑर्डिनेट्स टू प्रोवाइड द प्रॉपर अमाउंट, टाइमिंग एंड क्वालिटी ऑफ execution so that their unified efforts led to stated objectives, namely the common purpose of the enterprise. It involves blending the activities of different individuals and group for achievement of common objective. Again ये क्या है, coordination की definition, ये क्या बोल रहे हैं, different activities का perfect blend बनाना है जिससे जो हमारा organization का, हमारी कंपनी का, हमारे एसोसिएशन का जो गोल है वो फुलफिल हो सके। ठीक है, आगे देखते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज फीचर्स ऑफ कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन के क्या क्या फीचर्स हैं, तो ये रहा पहला फीचर्स क्या है, कोऑर्डिनेशन इज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। कोऑर्डिनेशन क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, एसेंस ऑफ मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट की रूह है, मैनेजमेंट की ये खुशबू है। बिना इस कोऑर्डिनेशन के कोई भी मैनेजमेंट प्रॉपरली काम नहीं कर सकता। आपने प्लानिंग कर ली, ऑर्गेनाइज कर लिया, लोग ले आए, स्टाफिंग कर ली, लीड कर रहे हो, कंट्रोल कर रहे हो, बट कोऑर्डिनेशन नहीं है तो कंट्रोल करने में भी दिक्कत आएगी। जो आपने प्लान किया था वो आपका प्लान फेल हो जाएगा, स्टाफ जो है आपके नाराज हो जाएंगे, वर्कलोड उनके ऊपर ज्यादा आ जाएगा, प्रेशर में आ जाएंगे, केओस क्रिएट हो जाएगा। तो देख रहे हो कोऑर्डिनेशन क्या है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैनेजमेंट का एसेंस है। अगर कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तो जितनी भी सारी अपन ने अभी तक फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट पढ़े हैं सब के सब बेकार हो जाएंगे। तो कोऑर्डिनेशन क्या है, एसेंस ऑफ मैनेजमेंट है। नेक्स्ट, कोऑर्डिनेशन इज द बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट की बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी है एंड इट कैन बी अचीव्ड थ्रू मैनेजरियल फंक्शन। नो मैनेजमेंट कैन इवेड और अवॉइड दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बहुत ही ज्यादा बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी है किसी भी मैनेजर की। कोई भी मैनेजर कोऑर्डिनेशन को अवॉइड नहीं कर सकता है। क्यों नहीं कर सकता है, थोड़ी देर मैंने पहले बोला, अगर कोऑर्डिनेशन ही नहीं होगा तो जो भी अपन ने प्लानिंग की है, ऑर्गेनाइजिंग बिठाया है, स्टाफिंग लगाई है, सब के सब बेकार होने वाले हैं। बढ़ते हैं थर्ड पॉइंट पे, कोऑर्डिनेशन क्या है, इट कैन नॉट बी लेफ्ट टू चांस। चांस पे कि ठीक है देख लेंगे, कर लेंगे, हो जाएगा, इस पे अपन नहीं छोड़ सकते। हमको प्रॉपरली वर्क करना है, प्रॉपरली अंडरस्टैंडिंग बैठा के रखनी है हर समय पे हमारी ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर। नेक्स्ट, the heart of coordination is the unity of purpose which involve fixing the time and manner of performing various activity। ठीक है, यूनिटी ऑफ पर्पस क्या है, कोऑर्डिनेशन का हार्ट है। अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का कोई भी पर्पस ही नहीं है तो भैया वो इधर उधर किसी भी डायरेक्शन में जाएगा, जो कोई मतलब नहीं है, कोऑर्डिनेशन वहां पे हो ही नहीं पाएगा। तो एक ऑर्गेनाइजेशन का पर्पस होना चाहिए, ठीक है, और उस पर्पस के पीछे सारे लोग काम करेंगे तब जाके कोऑर्डिनेशन प्रॉपरली बैठ पाएगा किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। नेक्स्ट, कोऑर्डिनेशन क्या है, कंटिन्यूअस प्रोसेस है। ऐसा नहीं कि एक बार लगा के छोड़ दिया, बार बार डेली बेसिस पे आपको चेक करना है कि कहीं कोई भी गड़बड़ी तो नहीं हो रही ऑर्गेनाइजेशन में, किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या, कोई प्रॉब्लम है तो सॉल्व कैसे कर सकते हैं, सारी चीजें हमको देखनी है। ऐसा नहीं एक बार लगा के छोड़ दिया। कोऑर्डिनेशन इज नॉट अ वन टाइम जॉब, इट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, देयर इज नो नीड फॉर कोऑर्डिनेशन व्हेन एन इंडिविजुअल वर्क्स इन एन आइसोलेशन विदाउट अफेक्टिंग एनीवन्स फंक्शन। यानी कोऑर्डिनेशन हमको तब चाहिए जब हमारे पास एक से ज्यादा लोग काम कर रहे हैं। ठीक है, अगर एक अकेला काम कर रहा है तो कोऑर्डिनेशन की कोई जरूरत ही नहीं है। ठीक है, कोऑर्डिनेट किसके साथ करेगा, कोई भी इंप्लॉय अपने कलीग के साथ कोऑर्डिनेट करेगा, बट कोई एक इंडिविजुअल काम कर रहा है तो उसको कोऑर्डिनेशन की कोई जरूरत ही नहीं है। ठीक है, तो कोऑर्डिनेशन कब लगेगा, ऐसी जगह पे लगेगा जहां एक से ज्यादा लोग काम कर रहे हैं। एक अकेला पर्सन काम कर रहा है तो उसको कोऑर्डिनेशन की जरूरत नहीं। नेक्स्ट, coordination recognizes the diversity and interdependence of organizational systems and the need for fusion and synthesis of effort। ठीक है, कोऑर्डिनेशन क्या करता है, रिकॉग्नाइज करता है डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी मतलब कितने अलग अलग फंक्शंस अपन परफॉर्म कर रहे हैं और वो फंक्शन एक दूसरे के ऊपर कैसे डिपेंडेंट है और कैसे अपन उसको ऑर्गेनाइजेशन एक प्रॉपर सिस्टम में बैठा सकते हैं। ठीक है, किसी भी कंपनी में बहुत तरीके के फंक्शंस होते हैं। फाइनेंस आपको मैनेज करना होता है, एडवर्टाइजमेंट करनी होती है, आपको रॉ मटेरियल लाना होता है, मैन्युफैक्चर करना होता है, फिनिश गुड्स में बनाना होता है, ब्रांडिंग करनी होती है, पैकेजिंग करनी होती है, लॉजिस्टिक्स सिस्टम देखना होता है। ठीक है, फिर आपको सप्लायर से बात करनी है, डीलर से बात करनी है, कम्युनिकेशन बैठाना है, बहुत सारी एक्टिविटीज होती है एक प्रॉपर कंपनी में। ठीक है, डाइवर्स एक्टिविटीज हमको देखने को मिलती है और सारी एक्टिविटीज एक दूसरे से डिपेंडेंट है। ठीक है, और कोऑर्डिनेशन इसी चीज को समझता है और इसी के ऊपर वर्क करता है कि भैया अगर एक भी एक्टिविटी कहीं इधर उधर हिली तो हमारी पूरी ऑर्गेनाइजेशन जो है हिल जाएगी। तो ये थे हमारे फीचर्स ऑफ कोऑर्डिनेशन। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक है अपना
प्रिंसिपल्स ऑफ कोऑर्डिनेशन। ठीक है, क्या है? प्रिंसिपल्स ऑफ कोऑर्डिनेशन। पहला प्रिंसिपल क्या है? प्रिंसिपल ऑफ अर्ली स्टेज। ये क्या है? अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल कोऑर्डिनेशन मस्ट स्टार्ट एट एन अर्ली एज इन द मैनेजमेंट प्रोसेस। इट मस्ट स्टार्ट ड्यूरिंग द प्लानिंग स्टेज। दिस विल रिजल्ट इन मेकिंग द बेस्ट प्लान्स एंड इंप्लीमेंटिंग दीज प्लान्स विद अ सक्सेस। तो कोऑर्डिनेशन बोल रहा है कि अर्ली एज, स्टार्टिंग एज में ही ऑर्गेनाइजेशन में आ जाना चाहिए, यानी जब हम प्लान कर रहे हैं तभी हमको सारी प्रॉपर चीजें कैसे अरेंज होनी है, तब से ही हमको इसके ऊपर वर्क करना चालू करना है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। पॉइंट नंबर 2 हमारा सेकंड प्रिंसिपल, प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी। ठीक है, ऊपर अपन ने देखा था कि कंटिन्यूअस प्रोसेस है, वन टाइम एक्टिविटी नहीं है। वही चीज यहाँ पे लिखी कि इट मस्ट नॉट बी अ वन टाइम एक्टिविटी एंड इट मस्ट कंटिन्यू अंटिल द ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट। यानी जब तक ऑर्गेनाइजेशन है तब तक कोऑर्डिनेशन मेंटेन करके रखने की आपको जरूरत है। एक बार ऑर्गेनाइजेशन का कोऑर्डिनेशन क्या करोगे? ठीक है, तो वन टाइम एक्टिविटी नहीं है, कोऑर्डिनेशन कंटिन्यूअस प्रोसेस है। जब तक आपकी ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट करती है, जब तक आपकी ऑर्गेनाइजेशन का वजूद है, तब तक आपको सारी एक्टिविटीज के बीच में कोऑर्डिनेशन प्रॉपर्ली मेंटेन करने की जरूरत है। तीसरा प्रिंसिपल, प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। ये क्या बोल रहा है? अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल ऑल द मैनेजर्स मस्ट हैव अ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद देयर सबऑर्डिनेट्स। दिस विल रिजल्ट इन गुड रिलेशन बिटवीन द मैनेजर एंड देयर सबऑर्डिनेट्स। दिस इज बिकॉज डायरेक्ट कॉन्टैक्ट हेल्प टू अवॉइड मिसअंडरस्टैंडिंग, मिसइंटरप्रिटेशन एंड डिस्प्यूट्स बिटवीन द मैनेजर एंड द सबऑर्डिनेट्स। यानी मैनेजर को अपने सबऑर्डिनेट्स के साथ, यानी सुपीरियर को अपने लोअर लेवल जो एम्प्लॉइज हैं उसके साथ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट मेंटेन करके रखना है। ये क्यों जरूरी है? कोई भी तरीके की मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो जाए, किसी भी बात का, किसी भी रूल का मिस इंटरप्रिटेशन ना निकल के आ जाए। तो इसीलिए हर मैनेजर को अपने सबऑर्डिनेट के साथ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट मेंटेन करना जरूरी है, क्योंकि एक बार अगर ऑर्गेनाइजेशन में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई और अगर कोई बड़ा ब्लंडर हो गया तो भैया ऑर्गेनाइजेशन को बहुत ही ज्यादा यहाँ पे लॉस झेलने को मिल सकता है, जो कोई भी कंपनी नहीं चाहेगी, जाहिर सी बात है। इसीलिए सिंपल तरीका क्या है? मैनेजर को डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में रखो अपने सबऑर्डिनेट्स के साथ, ताकि कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो, कंपनी को इन फ्यूचर कोई भी ट्रबल फेस ना कर पड़े। बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट प्रिंसिपल में। आई होप आपको अभी तक ये जो तीनों प्रिंसिपल है सब समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट है हमारा प्रिंसिपल नंबर 4, प्रिंसिपल ऑफ रेसिप्रोकल रिलेशंस। रेसिप्रोकल मतलब क्या? उल्टा। उल्टे रिलेशन क्या है? ये उल्टा रिलेशन देखते हैं। The decision and action of all the people, that is all the manager and employee and department of the organization, are interrelated. So the decisions and action of one person or department will affect the all other persons and department in the organization. Therefore, before taking any decision or action, all manager must find out the effect that the decision or action on the other persons and departments in the organization. This is called principle of reciprocal relation. Coordination will be successful only if principle is followed properly. Principle of reciprocal relation, तो हमने देखा कि किसी भी एक पर्सन के डिसीजन लेने से दूसरे पर्सन या दूसरा डिपार्टमेंट इंपैक्ट हो सकता है। ठीक है, तो कोई भी डिसीजन आप लो उसके पहले देख लो कि इसका क्या इंपैक्ट होने वाला है दूसरे लोगों के ऊपर, दूसरे डिपार्टमेंट के ऊपर। जब आपको लगता है कि एक पॉजिटिव इंपैक्ट निकल के आ रहा है तब आप वो प्रॉपर डिसीजन ले लो, लगता है कि कुछ नेगेटिव निकल के आ रहा है तो यहाँ पे मत लो। इससे क्या होगा? कोऑर्डिनेशन प्रॉपर्ली मेंटेन होगा। वरना ऐसा होगा कि एक डिपार्टमेंट सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोचते हुए सेल्फिश डिसीजन लेगा, जिसका एडवर्स इंपैक्ट दूसरे डिपार्टमेंट को फेस करना पड़ सकता है। और जहां कोई भी एक डिपार्टमेंट किसी भी कंपनी में, ऑर्गेनाइजेशन में गड़बड़ाया तो ऑर्गेनाइजेशन का डाउनफॉल वहीं से चालू होने वाला है। तो इसीलिए कोई भी आपको डिसीजन लेना है, सेल्फिश होकर नहीं लेना है। आपके डिसीजन का दूसरे इंप्लॉय पे, दूसरे डिपार्टमेंट पे क्या इंपैक्ट आने वाला है प्रॉपर्ली आपको एनालाइज करना और तब जाके आपको एक डिसीजन लेना है। इसी को क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल ऑफ रेसिप्रोकल रिलेशन। क्लियर हो गया? बढ़ते हैं अपन फिफ्थ प्रिंसिपल पे, दैट इज प्रिंसिपल ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। गुड कम्युनिकेशन मस्ट बी प्रेजेंट बिटवीन ऑल द डिपार्टमेंट्स विद इन द एम्प्लॉइज देमसेल्फ एंड इवन बिटवीन मैनेजर्स एंड सबऑर्डिनेट। सभी के बीच में प्रॉपर कम्युनिकेशन होना चाहिए। प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं होगा तो ऑर्गेनाइजेशन में केओस क्रिएट हो जाएगा। केओस क्रिएट होगा तो अगेन आपको पता ही है कंपनी को लॉस हो जाएगा, कंपनी का डाउनफॉल होना चालू हो जाएगा। तो ऐसा कोई भी कंपनी नहीं चाहेगी, इसलिए क्या करना है? कम्युनिकेशन सिस्टम प्रॉपर मेंटेन करके रखना है। बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट प्रिंसिपल पे, दैट इज प्रिंसिपल ऑफ क्लैरिटी ऑफ ऑब्जेक्टिव। किसको क्या काम करना है इसकी प्रॉपर क्लैरिटी होनी चाहिए, मीटिंग ऑफ माइंड होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हमने किसी एक एम्प्लॉय को लगा लिया, ठीक है, अपने यहाँ पे हायर कर दिया, बट उसको क्या काम करना है, क्या उसका ऑब्जेक्टिव है, क्या उसकी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसको पता ही नहीं है। ठीक है, पता ही नहीं है तो कुछ भी काम करेगा, जो काम दिखेगा इधर उधर किसी को भी पकड़ लेगा, उसको काम आता है नहीं आता है वो काम कर देगा, होगी गड़बड़ सड़बड़, ऑर्गेनाइजेशन को बहुत सारे इंटरनल ही लॉस देखने को मिल जाएंगे यहाँ पे। तो ऐसा नहीं करना है, क्लैरिटी ऑफ ऑब्जेक्टिव रखना है। नो वन मस्ट हैव एनी डाउट्स अबाउट द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन का क्या ऑब्जेक्टिव है, ऑर्गेनाइजेशन आपसे क्या चाहती है, ये सभी इंप्लॉइज को, सभी मैनेजर्स को अच्छी तरीके से पता होना चाहिए। अगर यही किसी इंप्लॉय या मैनेजर को पता नहीं होगा तो वो प्रॉपर डायरेक्शन की जो हम बात कर रहे हैं वो उस प्रॉपर डायरेक्शन में काम ही नहीं कर पाएंगे और अल्टीमेटली ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल है वो अचीव नहीं हो। ठीक है, तो ये थे हमारे प्रिंसिपल्स ऑफ कोऑर्डिनेशन। नेक्स्ट टॉपिक तुमको दिख रहा है नीचे, डायरेक्टिंग का। ठीक है, ये रहा हमारा लास्ट मेजर टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज डायरेक्टिंग। तो इसको भी अपन इसी लेक्चर में देखने वाले हैं। अब मुझे बताओ कि डायरेक्टिंग क्या होता है, डायरेक्टिंग से तुम क्या समझते हो?
तो जब भी सबसे पहले मैं ये वर्ड सुनता हूँ ना डायरेक्टिंग, मेरे मन में ना एक इमेज आती है, एक डायरेक्टर, ठीक है, एक फिल्म का डायरेक्टर, ठीक है, एक मूवी का डायरेक्टर। उस डायरेक्टर का काम क्या होता है किसी भी मूवी को बनाने के लिए? वो जो एक्टर्स होते हैं, बाकी सारे जितने भी रिलेटेड कंपोनेंट्स होते हैं, लाइटिंग, साउंड देखना है, एडिटिंग वगैरह देखना है, सारी चीजें वो एक डायरेक्टर लोगों को डायरेक्ट करता है। अब उस डायरेक्टर को लोगों को डायरेक्ट करने की जरूरत क्या है? ठीक है, ये जरा सोचो। अगर मान लो कल को जाके आप कोई पिक्चर बना रहे हो, हीरो ले लेते हो कोई भी, मान लो शाहरुख खान को आपने कास्ट किया, हीरोइन अपोजिट में आपने रख लिया दीपिका। अब शाहरुख खान दीपिका दोनों बहुत ही ब्रिलियंट एक्टर्स हैं, ठीक है, एक्टर और एक्ट्रेस हैं, बहुत ही ज्यादा एक्सपीरियंस है। मुझे बताओ क्या उनको काम करना नहीं आता है? बिल्कुल आता है। क्या उनको एक्टिंग नहीं आती है? बिल्कुल आती है। क्या उनको एक्सप्रेशन देना नहीं आता है? अरे बिल्कुल आता है भैया, वो तो किंग एंड क्वीन ऑफ द बॉलीवुड है। बट फिर भी हमको डायरेक्टर की जरूरत क्यों पड़ती है? सोचे हो कभी? हमको डायरेक्टर की जरूरत इसीलिए पड़ती है क्योंकि जैसा काम हमको चाहिए वैसा काम उस टाइम पे करवाना ये और सिर्फ डायरेक्टर करवा सकता है। दोनों एक्टर्स को एक्टिंग करनी आती है, बट कैसी एक्टिंग चाहिए, कैसे एक्सप्रेशन चाहिए, लाइटिंग्स कैसी होनी चाहिए, साउंड प्रॉपर आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है, कब आपको सीरियस एक्सप्रेशन देना है, कब लाइट टोन देना है, ठीक है, ये सारी चीजें कौन बताएगा? डायरेक्टर बताएगा। डायरेक्टर क्या करेगा? इंस्ट्रक्ट करेगा। सेम वैसे ही किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में डायरेक्टिंग का काम क्या होगा? कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में इंप्लॉइज गड़बड़ ना करे, उनके ऊपर एक पर्सन होना चाहिए जो उनको डायरेक्ट करते रहे, प्रॉपर गाइडेंस, मेंटरशिप प्रोवाइड करते रहे, टाइम टू टाइम उनको मोटिवेट करते रहे कि आपको ये काम करना, इस तरीके से कर सकते हो, ऐसे ये काम और ज्यादा बेटर हो जाएगा। उससे क्या होगा? इंप्लॉइज भी खुश हो जाएंगे क्योंकि उनकी आने वाली प्रॉब्लम सारी एक डायरेक्टर, उनका मेंटर उनको गाइड करके सॉल्व करता रहेगा, जिससे ऑर्गेनाइजेशन को अल्टीमेटली लॉन्ग टर्म में, शॉर्ट टर्म में, दोनों में फायदा होने वाला है। तो ये है बेसिकली अपना डायरेक्टिंग। अब टेक्स्ट में पढ़ लेते हैं कि क्या लिखा है डायरेक्टिंग के बारे में। तो डायरेक्टिंग इन्वॉल्व्स इशूइंग ऑर्डर्स टू सबऑर्डिनेट एंड सुपरवाइज हाउ दीज ऑर्डर्स आर कैरिड आउट बाय देम एंड इफ नेसेसरी मोटिवेट द एम्प्लॉइज फॉर हायर परफॉर्मेंस एंड हेंस द अकम्प्लिशमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव एफिशिएंटली। क्या बोल रहे हैं? अपने सबऑर्डिनेट्स को ऑर्डर्स दो और फिर उनको देखो कि क्या वो काम प्रॉपरली कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। प्रॉपरली कर रहे हैं तो वेल एंड गुड है, प्रॉपरली नहीं कर रहे हैं तो उनको मोटिवेट करो कि आप इसको इस तरीके से और अच्छे से कर सकते हो, जिससे क्या होगा? ऑर्गेनाइजेशन को फायदा होने वाला है। ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल है, जो ऑब्जेक्टिव है, वो अचीव यहाँ पे होने वाला है। क्लियर है? हाँ जी सर क्लियर है। According to Baba Joseph Masih, directing concerns the total manner in which manager influences the action of his subordinates. It is the final action of a manager in getting orders to act after all preparations have been completed. एक बार सारी प्रिपरेशन यहाँ पे कंप्लीट हो गई है, तब एक डायरेक्टर क्या करेगा, एक मैनेजर क्या करेगा? ऑर्डर देगा अपने सबऑर्डिनेट्स को कि ये लो भैया आप काम करो, ऐसा ऐसा मुझे काम चाहिए, ऐसा ऐसा काम करके दो, कोई भी गड़बड़ होती है आके मुझसे पूछ लो। क्लियर हो गया? तो यही है अपना डायरेक्टिंग। अब डायरेक्टिंग की भैया इंपॉर्टेंस क्या है? तो अगेन अभी तक जो अपन एग्जांपल लेते हुए आ रहे थे, मूवी का एग्जांपल, आपने एक्टर्स को कास्ट कर लिया है, ठीक है, आपने कैमरामैन रख लिया है, लाइटिंग वाले को, साउंड वाले को देख लिया। अब आप बोलो कि लो भैया काम करो, एक्टिंग करो। अब उनके पास स्क्रिप्ट नहीं है, कैसे एक्ट करना है, क्या सिचुएशन इनको पता ही नहीं है, तो कोई भी अपना काम प्रॉपरली नहीं कर पाएगा। इसीलिए हमको एक डायरेक्टर की जरूरत होती है। सारे चीजों को, ठीक है, जितने भी हमारे रिसोर्सेज हैं, जितने भी हमारे ह्यूमन बींग्स है, सबको क्या डायरेक्टर बांध के रख रहा है अपने पास और सबसे उनके उनके पर्टिकुलर फील्ड का काम करवा रहा है। तो डायरेक्टिंग जो है भैया बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस है। देखते हैं और क्या यहाँ पे बात लिखी है। डायरेक्टिंग इज एन एसेंशियल मैनेजरियल फंक्शन बिकॉज इट डील्स विद ह्यूमन रिसोर्सेज एंड सजेस्ट वे ऑफ इंप्रूविंग द परफॉर्मेंस बाय एम्प्लॉइज इन एन एंटरप्राइज। ठीक है, डायरेक्शन इज एम्ड एट मेंटेनिंग अ हार्मनी अमंग एम्प्लॉइज। ठीक है, एम्प्लॉइज के बीच में यूनिटी मेंटेन करना है एंड इन ग्रुप्स इन एन ऑर्गेनाइजेशन। इट इज द प्रोसेस अराउंड विच ऑल मैनेजमेंट फंक्शन रिवॉल्व। ठीक है, इस प्रोसेस के ही आसपास जितने भी फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट है सब आसपास इनके घूमते हैं। द इंडिविजुअल गोल्स एंड ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव आर इंटीग्रेटेड ओनली थ्रू डायरेक्टिंग फंक्शन। ठीक है, एक इंडिविजुअल का कोई ऑब्जेक्टिव है, उसका कोई गोल है, एक ऑर्गेनाइजेशन का कोई गोल है, दोनों के गोल को कौन मिलाने का काम करता है? डायरेक्टिंग फंक्शन काम करता है। दिस इंटीग्रेशन इज अचीव्ड थ्रू द एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्शन, कम्युनिकेशन हो गया, मोटिवेशन, लीडरशिप, सुपरविजन। ठीक है, तो इन सब एलिमेंट्स को यूज करते हुए जो भी एक इंडिविजुअल का ऑब्जेक्टिव है और एक ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव है, दोनों को आपस में इंटीग्रेट किया जाता है डायरेक्टिंग के अंदर। किन किन एलिमेंट्स को यूज करते हुए? कम्युनिकेशन, लीडरशिप, सुपरविजन, मोटिवेशन, ये सारी चीजें। ठीक है, आई होप आपको इंपॉर्टेंस है जो डायरेक्टिंग का वो समझ में आया होगा। नेक्स्ट टॉपिक अब अपन देखने वाले हैं वो है प्रिंसिपल्स ऑफ डायरेक्शन। प्रिंसिपल्स ऑफ डायरेक्शन में भैया पहला है अपना हार्मनी ऑफ ऑब्जेक्टिव। जितने भी टाइप के ऑब्जेक्टिव्स हैं, जितनी भी एक्टिविटीज है, सबके बीच में हमको हार्मनी लेके आनी है। इंडिविजुअल का कोई ऑब्जेक्टिव है, ग्रुप का कोई अलग ऑब्जेक्टिव है, ऑर्गेनाइजेशन का कोई अलग ऑब्जेक्टिव है, सबको इंटीग्रेट करो। ऐसा नहीं कि कोई इंडिविजुअल अपने हिसाब से काम कर रहा है जो कि ऑर्गेनाइजेशन के गोल से अलग है, तो क्या होगा? दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगा, केओस क्रिएट हो जाएगा ऑर्गेनाइजेशन में। तो हमको ऐसा करना है क्या? नहीं करना है। हमको हार्मनी मेंटेन करके रखनी है। हमको जो भी इंडिविजुअल है उनको भी साथ में लेके चलना है, वेयर एज हमको ऑर्गेनाइजेशन का गोल है उसको भी साथ में लेके चलना है। तो दोनों का साथ
दोनों का विकास। इस मॉडल पे अपने को चलना, यही है अपना पहला प्रिंसिपल डायरेक्टिंग का, दैट इज हार्मनी ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। बढ़ते हैं दूसरे प्रिंसिपल पे। दूसरा प्रिंसिपल है अपना यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ कमांड मतलब सबऑर्डिनेट्स शुड रिसीव ऑर्डर फ्रॉम वन एंड ओनली सुपीरियर और बॉस। ऑलरेडी अपन ने पार्ट 1 या 2 में जब अपन डिस्कस कर रहे थे मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स, तब हमने देखा था क्या, यूनिटी ऑफ कमांड, यानी एक टाइम पे एक सबऑर्डिनेट को या एक इंप्लॉय को सिर्फ और सिर्फ एक ही बॉस से ऑर्डर लेना चाहिए। अगर एक टाइम पे उसके ऊपर 2 बॉस उसको ऑर्डर करेंगे तो यहाँ पे बिल्कुल कंफ्यूजन होने वाला है, क्योंकि एक टाइम पे एक ही का काम पूरा होगा, दूसरा उससे नाराज हो जाएगा, एंड अगेन ऑर्गेनाइजेशन में गड़बड़ चालू हो जाएंगी। ठीक है, बढ़ते हैं थर्ड प्रिंसिपल पे। थर्ड है भैया डायरेक्ट सुपरविजन। डायरेक्ट सुपरविजन मतलब क्या, व्हेन मैनेजर इज डायरेक्टली इन्वॉल्व इन सुपरवाइजिंग द एम्प्लॉय, ही कम्स टू पर्सनल कॉन्टैक्ट विद द एम्प्लॉय, स्पेशली in work related areas, in a sense of belonging gets developed in the mind of employees, which escalates the morale and makes subordinate happy. Direct supervision also ensures क्विक फीडबैक ऑफ नेसेसरी इंफॉर्मेशन। जरूरी इंफॉर्मेशन का तुरंत हमको क्विक फीडबैक यहाँ पे मिल जाता है कि हमको ये चीजें चाहिए, ये प्रॉब्लम आ रही, तो इसका सॉल्यूशन भी क्या है, जल्दी ही मिल पाएगा। क्यों जल्दी मिल पाएगा, क्योंकि एक सुपीरियर अपने सबऑर्डिनेट के साथ डायरेक्ट रिलेशनशिप में, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में है, दोनों के बीच में कोई भी बीच में नहीं है जो उनके बीच की जो कम्युनिकेशन है वहां पे कोई भी बैरियर ला सके। हालांकि बैरियर तो कहीं से भी आ सकते हैं, बट अगर एक डायरेक्ट कॉन्टैक्ट है सुपीरियर और सबऑर्डिनेट के बीच में, तो जो मिसकॉन्सेप्शन है, मिस इंटरप्रिटेशन है, इसका चांसेस बहुत ही ज्यादा कम हो जाता है। आगे, द मैनेजर वुड गेट फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन फ्रॉम द एम्प्लॉइज। ठीक है, मैनेजर को फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन मिलेगी। बढ़ते हैं आगे, फोर्थ प्रिंसिपल है अप्रोप्रिएट लीडरशिप स्टाइल। तो लीडरशिप इज अ प्रोसेस ऑफ इन्फ्लुएंसिंग द एम्प्लॉइज। अपने एम्प्लॉइज को इन्फ्लुएंस करना ही क्या है, लीडरशिप है। ठीक है, जो लीडर होते हैं क्या होते हैं, अपने जो फॉलोअर्स हैं उनको इन्फ्लुएंस करते हैं कि भैया आपको इस तरीके का काम करना है, ऐसे ऐसे आपको काम करना है इन द वर्क एनवायरमेंट। आगे, अ मैनेजर शुड एग्जिबिट अप्रोप्रिएट लीडरशिप स्टाइल टू डायरेक्ट द एम्प्लॉइज to achieve the organizational goal effectively. Leadership style is a function of a characteristic of a leader, characteristic of subordinate and a situation. ठीक है, आपको लीडरशिप आपकी कैसी रखनी, बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग रखनी है, बहुत ही ज्यादा बोल्ड रखनी है, सॉफ्ट रखनी है। डिफरेंट लीडरशिप के स्टाइल होते हैं, जो अप्रोप्रिएट आपको लगे, जो मोस्ट सुटेबल लगे, जो फिट बैठे आपकी ऑर्गेनाइजेशन में, वैसा ही लीडरशिप स्टाइल आपको सेलेक्ट करना है। क्यों, क्योंकि वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेटरमेंट के लिए होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रिंसिपल पे। फिफ्थ प्रिंसिपल अपना मोटिवेशनल टेक्निक्स। टाइम पे अपने एम्प्लॉइज को मोटिवेट करो। ठीक है, बाय डिफरेंट मोटिवेशनल टेक्निक्स। क्या क्या, आप उनको सैलरी में इंक्रीमेंट दे सकते हो, छोटे मोटे टाइम टू टाइम कुछ गिफ्ट दे सकते हो। ठीक है, जिससे क्या होगा, उसका जो मोरल है वो भैया बहुत ही ज्यादा बूस्ट हो जाएगा, वो और ज्यादा एफिशिएंसी से यहाँ पे काम करेगा। तो डिफरेंट मोटिवेशन टेक्निक्स हमको टाइम पे यूज करनी है। One of the principles of effective direction states that managers should motivate the employees by employing some motivational techniques so that productivity and the quality produced by an employee increases. जिससे क्या हो सके, एम्प्लॉय की प्रोडक्टिविटी और क्वालिटी इंक्रीज हो सके। सिक्स्थ पॉइंट अपना फॉलोअप मतलब क्या, द लास्ट बट नॉट लीस्ट इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ direction is follow up, because without such a follow up it is quite likely that the subordinate should receive the orders and do not follow them at all. देखो कि आपने जो डायरेक्शन, जो इंस्ट्रक्शन आपने दिए हैं आपके सबऑर्डिनेट्स को, क्या वो उसको फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ठीक है, टाइम टू टाइम चेक करते रहो और नोट करते रहो कि क्या काम जैसा आपने सोचा था, जैसा आपने इंस्ट्रक्ट किया था, वैसा हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर हो रहा है बहुत अच्छी बात है, नहीं हो रहा है तो क्यों नहीं हो रहा है और उसको कैसे ठीक करना है, ये एक मैनेजर, ये कब पता चलेगा हमको, जब हम प्रॉपर फॉलो, प्रॉपर फीडबैक हम टाइम टू टाइम लेते रहेंगे। तो ये था हमारा लास्ट टॉपिक का भी लास्ट सब टॉपिक, और इसी के साथ जो हमारा चैप्टर है, जो स्टडी नोट नंबर 9 है मैनेजमेंट प्रोसेस, वो यहाँ पे खत्म हो जाता है। बट 2 मिनट रुक जाओ, चैप्टर हमारा खत्म हो चुका है बट लेक्चर अभी तक खत्म नहीं हुआ। यहाँ पे आपको नीचे दिख रहा होगा ज्ञानीज एक्स्ट्रा ज्ञान। ठीक है, तो यहाँ पे भर के एकदम पेड़ के एक्स्ट्रा ज्ञान दिया गया है। बहुत सारे जो हमारे बाबाज हैं उन्होंने अलग अलग टॉपिक पे क्या क्या डेफिनेशन दी है, सब यहाँ पे नोट डाउन हमने कर दी है। एक बार बस इसको रीड एंड गो। ठीक है, बहुत ही ज्यादा रटने की, याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। आपके पास ऑलरेडी 4 पेपर हैं, डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं, बहुत सारे टॉपिक्स हैं, अलग अलग फॉर्मूलेज हैं, ग्राफ है, चार्ट्स हैं, तो ये उसके बीच में इतनी सारी डेफिनेशन, अब किसने कौन सी डेफिनेशन दी है इसको याद रखना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। कर सकते हो तो भैया बहुत ही ज्यादा अच्छी बात है, क्योंकि ये पॉसिबल नहीं, इसलिए हमने इसको एक्स्ट्रा ज्ञान वाले पार्ट में रखा। बट एक बार आपको इसको पढ़ के जाना है। ठीक है, छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है, आउट ऑफ द कोर्स बिल्कुल भी नहीं है, एक बार इसको पढ़ के चले जाना। दिमाग में बैठ गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं भी हो पाया तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके बाद एक्स्ट्रा ज्ञान के बाद आपको मिलेगा ज्ञानीज वन लाइनर। जो हमारे पुराने स्टूडेंट है उनको पता है कि भैया वन लाइनर क्या सॉलिड चीज है। जो नए लोग हैं यहाँ पे मैं तुमको रिवील नहीं कर रहा हूँ, थोड़ी सी मेहनत तुमको करनी पड़ेगी। डिस्क्रिप्शन में देखना, टेलीग्राम चैनल का हमारा लिंक होगा, वहां पे टेलीग्राम चैनल पे आप हमारे सीधा पहुंच जाओगे, वहां पे आपको मिल जाएगी हमारी पीडीएफ, उसको डाउनलोड करना और देखना कि भैया वन लाइनर आखिरकार क्या चीज है। ठीक है, तो विद दिस आज की क्लास को मैं यहीं पे करता हूँ खत्म। और आपसे मैं बोलता हूँ बाय बाय, टाटा।
गुड बाय। मिलूंगा आपसे नेक्स्ट क्लास में एक और कोई नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबाकर लाइक और शेयर ठोक दीजिए। 5000 लौटे दिख जाना चाहिए। ये 4000 के लिए मैं यहाँ पे नहीं खड़ा हूँ, पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा। ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। लाइक ठोकी दबा के, लाइक ठोकिए।